आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अद्भुत बौद्धिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने अपने विचारों से एक पूरे राष्ट्र की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की और उनकी सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक रचना जाति भेद का उच्छेद यानी एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट की। चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल सामाजिक मुद्दे को बिल्कुल आसान और तार्किक ढंग से समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पल के लिए उस बचपन की कल्पना कीजिए जहां छुआछूत इस कदर हावी हो कि स्कूल में सबसे अलग बैठना पड़े, यहां तक कि सार्वजनिक नल से पानी पीने तक की सख्त मनाही हो। और फिर कमाल देखिए, वही व्यक्ति आगे चलकर आजाद भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार बन जाता है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा कड़वा और प्रेरक सच है जो दिमाग में ये उत्सुकता जगाता है कि आखिर इस अभूतपूर्व बदलाव की नींव रखी कैसे गई। पहला हिस्सा, अपमान से संविधान तक। इनकी शैक्षिक यात्रा सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। 1891 में महू नाम के एक छोटे से शहर में जन्म से लेकर 1913 में अमेरिका की टॉप कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर 1916 में लंदन तक का सफर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ डिग्रियां बटोरने की रेस नहीं थी। अर्थशास्त्र, कानून और यहाँ तक कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का इतना गहन अध्ययन करने के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मकसद था। वो भारतीय समाज में गहराई तक फैली इस छुआछूत और भेदभाव की असली जड़ों को समझना चाहते थे। जब 1923 में वो भारत लौटे तो चीजें पूरी तरह से बदल गईं। अब लड़ाई सिर्फ किताबों और बंद कमरों तक सीमित नहीं थी। अब फोकस सीधा जमीनी संघर्ष पर था। मंदिरों में प्रवेश, पानी का अधिकार और शिक्षा। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, बल्कि सड़कों पर उतरकर सीधे तौर पर मोर्चा संभाला। दूसरा हिस्सा, एक ऐतिहासिक भाषण, जाति भेद का उच्छेद। 1936 की यह घटना बहुत ही दिलचस्प है। लाहौर के एक संगठन जात पात तोड़क मंडल ने उन्हें अपने सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया। लेकिन हुआ क्या, जब आयोजकों ने उनके भाषण का ड्राफ्ट पढ़ा तो उसमें लिखी गई बेबाक और क्रांतिकारी सच्चाइयों को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि यह भाषण समाज में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगा और डर के मारे उन्होंने पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया। लेकिन विचार भला कभी रोके जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी भाषण को एक स्वतंत्र किताब के रूप में छाप दिया, जिसे आज पूरी दुनिया जाति भेद का उच्छेद के नाम से जानती है। तीसरा हिस्सा, श्रमिकों का विभाजन। इस किताब का सबसे तार्किक हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ होता है श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। इसका सीधा सा मतलब है लोगों की कुशलता के हिसाब से काम बांटना, जो किसी भी समाज की तरक्की के लिए बिल्कुल स्वाभाविक और जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है श्रमिकों का विभाजन। जाति प्रथा असल में यही करती है। ये काम का नहीं, बल्कि इंसानों का उनके जन्म के आधार पर एक अस्वाभाविक और कठोर बंटवारा कर देती है। चलिए इसे एक गांव के छोटे से उदाहरण से समझते हैं। किसी भी समाज को ठीक से चलने के लिए कुम्हार, बढ़ई और किसान जैसे अलग अलग काम करने वालों की जरूरत होती है। ये तो एकदम स्वाभाविक है। लेकिन अस्वाभाविक ये है कि कोई बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ और उसका आजीवन पेशा पहले ही तय कर दिया जाए। अगर किसी कुम्हार के बेटे का दिमाग विज्ञान में बहुत तेज है तो भी उसे सिर्फ बर्तन बनाने के लिए ही मजबूर किया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन कामों को ऊंचा या नीचा मानकर इंसानों को भी जन्म से ही एक ऊंच नीच के खांचे में फिट कर दिया जाता है। चौथा हिस्सा, जाति प्रथा और बेरोजगारी का कड़वा सच। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक सवाल उठता है। जब आधुनिक तकनीक आती है और हाथों से होने वाले पुश्तैनी काम मशीनों के पास चले जाते हैं, तब ऐसे कठोर समाज का क्या होता है? ये एक ऐसा खतरनाक आर्थिक जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब पुश्तैनी काम मशीनों की वजह से खत्म हो जाते हैं तो इंसान बेरोजगार हो जाता है। लेकिन जाति प्रथा के कठोर नियम उसे कोई नया पेशा सीखने ही नहीं देते। नतीजा, भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी। और जरा सोचिए, जब किसी इंसान को मजबूरी में वो काम करना पड़े जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो वो उसमें कैसे कुशल होगा? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज की कार्यकुशलता की बर्बादी है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, एक आदर्श समाज की रूपरेखा। तो फिर एक आदर्श समाज आखिर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नए समाज के लिए 3 बेहद मजबूत स्तंभ दिए हैं: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता यानी हर इंसान को अपना करियर और जिंदगी का रास्ता चुनने की पूरी आज़ादी।
समानता का मतलब है कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबको बराबर के अवसर। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है भाईचारा। और इस भाईचारे यानी फ्रेटर्निटी को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है दूध और पानी के उदाहरण से। जब दूध और पानी आपस में मिलते हैं तो वो इस कदर एक हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुमकिन नहीं रहता। भाईचारे का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से मीठा बोलना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हों कि कोई भी खुद को अलग थलग या बेगाना महसूस न करे। एक सच्ची और अटूट सामाजिक एकता। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हैं। ये आखिरी विचार एक बहुत ही गहरा संदेश छोड़ जाता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालना या सरकार बनाना नहीं है। ये असल में हर दिन एक साथ जीने का तरीका है, अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखने का नजरिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम आज भी अपने रोजमर्रा के जीवन में इस आपसी सम्मान और सच्ची समानता को पूरी तरह से अपना पाए हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।